हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऋतु स्टडी पॉइंट्स में। तो हम फिजिक्स के न्यूटन के लॉ पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट लॉ लेक्चर फर्स्ट में पढ़ लिया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो न्यूटन का सेकंड नियम है। अब न्यूटन का सेकंड नियम क्या कहता है, उसको पढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। अब इसमें दो चीज़ें आई हैं, एक आया है संवेग और एक आया है असंतुलित बल। दोनों को पढ़ते हैं क्या होता है। तो जो संवेग होता है, सबसे पहले संवेग की बात करते हैं। तो संवेग होता है, संवेग इज इक्वल टू होता है, संवेग इक्वल होता है द्रव्यमान गुणा वेग। यानी कि अगर मैं संवेग को शॉर्ट में लिखूं तो इसे स्मॉल p से लिखते हैं, द्रव्यमान को m से लिखते हैं और वेग को b से लिखते हैं। यानी कि संवेग इज इक्वल टू हो जाता है p इंटू, संवेग इज इक्वल टू होता है p इज इक्वल टू m इंटू b। अब ये काम कैसे करता है काम कैसे करता है या इसको यूज़ कैसे करते हैं, ये कैसे आया, तो उसकी बात करते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं कि मान लिया कोई व्यक्ति, आप या मैं, कोई भी है, मान लिया कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। अब क्या हुआ, इधर एक बच्चा है कोई, अब वो बच्चा अपनी साइकिल से हमारी ओर आ रहा है, मतलब ये अपनी साइकिल को लेकर इधर की ओर आ रहा है। कुछ स्पीड से आ रहा होगा, मान लिया मैंने इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये बच्चा मेरी ओर आ रहा है। अब इसने आके मुझे टक्कर मारी, कोई बच्चा आया साइकिल से, उसने टक्कर मार दी, तो क्या होगा, चोट लगेगी, मुझे लगनी है। तो यहाँ पर इसका भी कुछ द्रव्यमान होगा और इसकी कुछ स्पीड या इसका वेग भी है। अब इस बच्चे की जगह मान लीजिए कोई ट्रक बना लेते हैं। ड्राइंग पे मत जाना, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। ये ट्रक है कोई, अब हम यहाँ खड़े हैं, अब इस ट्रक ने आके हमको यहाँ से टक्कर मार दी। अब जब ये ट्रक टक्कर मारेगा तो अब आप लोग एक चीज़ सोचिए कि इस साइकिल से ज़्यादा चोट लगेगी या इस ट्रक से? चोट टक्कर से ज़्यादा लगेगी, ट्रक से ज़्यादा लगेगी। अब देखिए, अगर द्रव्यमान ज़्यादा हुआ तब भी मुझे नुकसान हुआ, अगर स्पीड ज़्यादा हुई तब भी मुझे नुकसान हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नुकसान हुआ या जो मुझे चोट लगी वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, द्रव्यमान के प्रोपोर्शनल हुआ। और अब इसकी कुछ स्पीड भी थी, इस ट्रक की भी मान लो कुछ स्पीड थी, 10 किलोमीटर पर आवर से आ रहा था ये, इसने मेरे को टक्कर मारी। तो अब जो नुकसान यहाँ पर मुझे होगा वो नुकसान भी क्या होगा, अब एक चीज़ को प्रोपोर्शनल होगा, वो किसके होगा, वेग के। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूँ, ये नुकसान क्या है, तो ये नुकसान ही क्या होता है, संवेग। अगर किसी चीज़ का वेग ज़्यादा है तभी भी हमें हानि पहुँचेगी, उसका द्रव्यमान ज़्यादा है तब भी हमें हानि पहुँचेगी। अब और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया ये एक मार्कर है, ये मार्कर अगर मैं मार दूँ या कोई मुझे मार दे तो इस मार्कर के ढक्कन से मुझे चोट तो लगेगी, लेकिन बहुत छोटी सी, मतलब इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होगी। अब मान लीजिए इस मार्कर के ढक्कन की जगह कोई मुझे गोली मार दे, गोली से छोटी होती है, अब वो मुझे कोई मार दे तो क्या होगा, यहाँ से पार हो जाएगी। तो अब क्या हुआ, वो गोली तो इससे भी छोटी थी ना, लेकिन क्या हुआ, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी और इसकी स्पीड बहुत कम, यानी कि उसका गोली का जो वेग होगा वो बहुत ज़्यादा होगा और इस ढक्कन का जो वेग होगा वो बहुत कम होगा, जिस कारण से चोट इससे थोड़ी कम लगेगी और गोली से बहुत ज़्यादा लगेगी। ऐसे भी समझ सकते हैं। और एग्जाम्पल ले, जैसे मान लिया एक बॉल ली मैंने, फुटबॉल या वॉलीबॉल, एक बॉल ले ली और एक पत्थर ले लिया। अब किसी ने बॉल फेंक के मारी मेरे ऊपर या पत्थर फेंक के मारा, चोट किससे ज़्यादा लगेगी, पत्थर से ज़्यादा लगेगी।
क्योंकि उसका द्रव्यमान क्या है, ज़्यादा है। तो जो भी हमें नुकसान होता है वो क्या कहलाता है, संवेग। और संवेग होता क्या है, द्रव्यमान इंटू वेग, यानी P = m × v। अब आगे बात कर, अब देखिए मैंने एक चीज़ पढ़ ली, P = m × v, ये पढ़ लिया मैंने। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। अब अगर मान लीजिए कि एक ये बॉल है मेरे पास और एक ये बॉल है, तो अब मैंने यहाँ से ये बॉल इधर को फेंकी, अब ये यहाँ से यहाँ पहुँच गई। अब जब स्टार्टिंग में मैंने फेंकी थी तो मान लिया इसका जो वेग था वो u था और बाद में इसका वेग कितना हो गया, v। ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि मैंने u और v क्यों लिखा। आप लोग इतना तो जानते हैं, 9th क्लास में या इससे पहले वाली क्लासेस में हमने पढ़ रखा है कि वेग को v से लिखते हैं। लेकिन अगर हमें इनिशियल मतलब स्टार्टिंग से लिखना है कि मुझे प्रारंभिक और अंतिम लिखना है, तो जो प्रारंभिक वेग को लिखते हैं वो u से लिखते हैं, अंतिम को लिखते हैं v से लिखते हैं, बस इतनी सी बात है। तो इसका वेग u हुआ और यहाँ पर इसका वेग हो गया v। अब अगर मैं वेग में परिवर्तन निकालूं तो वेग में परिवर्तन क्या होगा, वेग में परिवर्तन b - u होता है। अगर किसी चीज़ में हमें डिफरेंस निकालना है तो अंतिम वाले में से स्टार्टिंग वाला माइनस कर दीजिए, परिवर्तन आ जाता है। तो अब हमसे ये क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर। अब संवेग में परिवर्तन कैसे निकालना है, देखिए। अब इसका वेग था u, इसका वेग है v। अब ये बोल रहा है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर। अब मान लिया कि यहाँ पर लगने वाला जो असंतुलित बल है वो कितना है, F। F जो समानुपातिक है वो है संवेग में परिवर्तन की दर। अब संवेग में परिवर्तन क्या होगा, P2 - P1। अब P2 और P1 क्या है, अगर यहाँ पर मैं संवेग लेना चाहूँ तो मान लिया मैंने यहाँ पर P2 = हो जाएगा m × b और P1 = क्या हो जाएगा, m × u। इसके लिए संवेग ले लेंगे तो mv हो गया, इसके लिए ले लिया तो इसका हो गया mu और इसका हो गया mv। इसका संवेग लेट कर लिया P2 और इसका संवेग P1। अब संवेग में परिवर्तन तो ये हो गया, लेकिन ये बोल रहा है संवेग में परिवर्तन की दर। अब ये दर क्या होती है, दर होती है कि जहां मुझे दर निकालनी है, यहाँ मुझे परिवर्तन संवेग परिवर्तन की दर निकालनी है, तो संवेग में परिवर्तन होने में जितना भी समय लगा उससे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, वही कहलाती है दर। हमें जहां भी दर निकालनी होती है उस जगह पर जितना टाइम हमने यूज किया, जितना टाइम लगा, उससे अगर हम भाग कर देते हैं तो वहां पर दर निकल जाती है। अब देखिए यहाँ पर संवेग में परिवर्तन P2 - P1 हुआ। अब मान लीजिए समय कितना लग गया, t, तो P2 - P1/t। अब F प्रोपोर्शनल, यहाँ से P2 की वैल्यू लिखूँ तो हो जाएगी m × v, ये है, और P1 की लिखूँ तो m × u/t। इतनी चीज क्लियर है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा F प्रोपोर्शनल। अब यहाँ से दोनों में m आ रहा है कॉमन, तो m ले लिया मैंने कॉमन, तो b - u/t। अब इसको और थोड़ा डिटेल से लिखते हैं। F प्रोपोर्शनल, m मैंने कर लिया अलग, ये हो गया b - u/t। अब एक चीज हमने पढ़ रखी है, त्वरण पढ़ा है आप लोगों ने। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, यानी कि त्वरण को लिखते हैं हम a से, तो त्वरण = होता है वेग परिवर्तन क्या होगा, b - u। लिख देते हैं वेग परिवर्तन की दर। अब वेग परिवर्तन की दर क्या निकलेगी, a = b2 b2 नहीं, यहाँ पर लेंगे b - u, क्योंकि मैंने b और u लेट कर रखे हैं। अब दर के लिए क्या करेंगे, t से डिवाइड। अब यहाँ से मुझे एक चीज मिली, यहाँ भी b - u/t है, यहाँ भी b - u/t है, तो इस वाले b - u/t की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं।
तो ये हो जाएगा यहाँ से F इज इक्वल टू F प्रोपोर्शनल होगा M इंटू ए। अब अगर मैं F इक्वल लिखूँ तो F इक्वल हो जाएगा K इंटू M इंटू ए। अब जहाँ पर K क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसकी वैल्यू कितनी होगी, K की वैल्यू हमेशा कितनी लेते हैं, 1। तो यहाँ से F इज इक्वल हो जाएगा M इंटू ए। F बराबर हो गया M ए, ये मिला बल का फॉर्मूला। तो अब एक चीज़ देखिए, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमें क्या मिलता है, बल की परिभाषा। अब न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें क्या मिलता है, बल का सूत्र मिलता है या बल का फॉर्मूला मिलता है। अब इसका मात्रक देखते हैं, तो इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, F इज इक्वल है M इंटू ए। जहाँ पर अगर इसमें मात्रक की बात करूँ, बल का मात्रक, तो क्या हो जाएगा, ये होगा M का मात्रक होता है किलोग्राम, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको मैं इतना बड़ा ना लिख के डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इसको न्यूटन, 1 न्यूटन, या जिसकी वैल्यू हम निकालेंगे, यानी कि जो बल का मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। तो यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं कि कोई एक बॉल थी या कोई भी एक चीज़ थी, यहाँ से वो यहाँ पहुँची जिसका प्रारंभिक वेग u था, अंतिम वेग v था। अगर इसके संवेग में परिवर्तन की दर निकाले तो वो ये आएगी। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर रख दी मैंने, यहाँ से m कॉमन ले लिया। उसके बाद अब ये जो बना, ये बन गया वेग परिवर्तन की दर, और वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो F इज इक्वल टू हो गया M इंटू ए, जहाँ से K की वैल्यू 1 हो गई तो F का फॉर्मूला आ गया M इंटू ए। अब देखेंगे हम इसके एग्जाम्पल कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, आइए देखते हैं। तो अब देखते हैं न्यूटन के सेकंड नियम के एग्जाम्पल्स, यानी कि न्यूटन के द्वितीय नियम के उदाहरण। अब उदाहरण में क्या होता है कि क्रिकेट का खिलाड़ी ऊंचाई से आती हुई गेंद को पकड़ने के लिए अपने हाथ को पीछे खींचता है। कैसे, जैसे मान लिया वहां से कोई बॉल आ रही है, मैंने ऐसे पकड़ ली, मतलब ऐसे पकड़ ली, हाथ पीछे ही नहीं, यहीं पे पकड़ ली। तो क्या होता है, जब हाथ में बॉल आती है और हम अपने हाथ एकदम से रोक लेते हैं तो बॉल यहाँ पर आएगी, टपक खाएगी और निकल जाएगी। आपने क्रिकेट में देखा होगा बहुत बार कि बॉल खिलाड़ी के हाथ में तो आती है लेकिन हाथ से निकल जाती है, कैच नहीं पकड़ पाता वो। तो उसका रीज़न यही होता है कि वो अगर अपने हाथ, जैसे बॉल हाथ में आई है उसने तुरंत रोक लिए, एक तो वो चोट लगेगी तुरंत से आने पर और बॉल निकल के बाहर। अब ऐसा क्यों होता है, बॉल बहुत ज़्यादा वेग से आ रही है। अब जैसे ही बॉल वेग से आई तो क्या होगा, हमारे हाथ में पड़ेगी। अगर हमने अपने हाथ एकदम से रोक लिए तो उसका संवेग एकदम, यानी कि जैसे वेग से आ रही है तो उसका वेग क्या हो जाएगा, तुरंत 0। अगर वेग तुरंत 0 होगा तो संवेग बढ़ जाएगा। अब संवेग मतलब वेग तुरंत 0 हुआ तो क्या होगा, संवेग उसका तुरंत 0, जिस कारण क्या होगी, हमारे हाथ पर चोट लगेगी बहुत तेजी से। अगर ऐसा ना करें, हम अपने हाथ को पीछे खींच ले थोड़ा सा, तो जो उसका वेग होगा वो धीरे धीरे करके 0 होगा, जिससे कि हमारे हाथ पर चोट कम लगेगी। तो इसीलिए होता है कि क्रिकेट का खिलाड़ी ऊंचाई से आती हुई गेंद को, ऊंचाई से आ रही है, सामने से आ रही है, मतलब बहुत तेजी से आ रही है, तो उसको पकड़ के इस तरह से थोड़ा पीछे करता है तो कैच भी पकड़ी जाती है और चोट भी कम लगती है। तो ये किस कारण होता है, संवेग के कारण होता है। अब देखिए ये वो फिर है, ऊंचाई से फर्श पर कूदने से चोट लगती है। आप ऊंचाई से कूद जाइए, छत से कूद जाइए नीचे को, क्या होगा, चोट लगेगी। अगर मैं खाट से भी नीचे कूद जाऊं तब भी चोट लगती है। लेकिन क्या होता है, जबकि रेत में कूदने से चोट नहीं लगती। हाँ, रेत में कूदने से चोट नहीं लगती क्योंकि अब जैसे फर्श पर कूदे, हम फर्श पर कूद गए एकदम से, तो क्या हुआ, फर्श पर कूदने से तुरंत से हमारा वेग 0, संवेग 0 हो गया, मतलब तुरंत से एकदम से सब 0 हो जाता है, तो क्या होता है, चोट लगेगी। अब अगर फर्श पे कूद रहे हैं तो चोट लगनी ही लगनी है। अब उसके अलग में अगर जबकि रेत में कूदूं,
मान लिया फर्श की जगह मैं कहाँ कूदूं, रेत में, तो रेत में क्या होता है, हमारे पैर धंस जाते हैं। अब जब रेत में पैर धंसते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे करके शून्य होता है वेग। इसलिए रेत में कूदने से चोट कम लगती है और फर्श पर कूदने से चोट ज़्यादा लगती है। अब तीसरा है कील को अधिक गहराई तक लगाने के लिए भारी हथौड़े का प्रयोग। अब कोई कील है, मुझे यहाँ पर लगानी है या यहाँ लगानी है, तो क्या होगा, अगर मैं इस मार्कर से उसको ठोकूँ तो ठुक जाएगी, नहीं ठुकेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इससे जो होगा इसका द्रव्यमान हथौड़े के मुकाबले बहुत कम है। अगर मैं इससे कील ठोकूँ तो कील नहीं ठुकेगी। अब अगर इसकी जगह मैं हथौड़े का प्रयोग करूँ, अगर हल्का होगा तो चोट कम लगेगी, जितना ज़्यादा उसका द्रव्यमान होगा उतनी ही ज़्यादा चोट लगेगी और उतनी ही जल्दी कील अंदर तक धंस जाएगी। तो अब देखते हैं कि गाड़ियों में स्प्रिंग शॉक एब्जॉर्बर लगाया जाता है ताकि झटका ना लगे। अब देखिए कैसे यूज होता है। मान लिया कि ये एक स्प्रिंग है, यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ है और यहाँ पर मैं हूँ। अब मैं अगर यहाँ पर कूदूँ, जंप करूँ तो क्या होगा, स्प्रिंग दबेगा, दबकर उठेगा, फिर दबेगा, फिर उठेगा, झटका कम लगेगा। वैसे ही गाड़ियों में स्प्रिंग लगे हुए होते हैं जिन्हें बोलते हैं हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में शॉकर लगे हुए होते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ब्रेकर आते हैं, रोड पर ब्रेकर आते हैं या कोई गड्ढा आ गया तो क्या होता है, हमें झटका नहीं लगता, उसकी जगह क्या हो जाता है, वो स्प्रिंग जो होते हैं दब जाते हैं और दब के उठ जाते हैं और हमको झटका नहीं लगने देते। महसूस होता है, इतना नहीं होता। अब साइकिल देखिए, साइकिल में नहीं होते हैं। अब साइकिल पे अगर आप चलेंगे तो झटका लगेगा, अगर बाइक में या गाड़ी में चलेंगे तो झटका नहीं लगता। यही कारण होता है कि गाड़ियों में स्प्रिंग लगाए जाते हैं, स्प्रिंगों के लिए मतलब झटका ना लगने के लिए स्प्रिंग लगाए जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए। तो इसमें हमने पढ़ लिया, यहाँ से हमें क्या मिला, न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें बल का सूत्र मिलता है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमें बल की परिभाषा मिलती है। अब न्यूटन के थर्ड लॉ से हमें क्या मिलेगा वो हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। और एक चीज़ और, न्यूटन के सेकंड नियम को बोलते हैं संवेग का नियम। इसको बोलते हैं संवेग का नियम। जैसे हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या बोला था, गति का मतलब जड़त्व का नियम, वैसे ही इस नियम को क्या बोलेंगे, संवेग का नियम। ठीक। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।